इंसान की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसका दिमाग होता है। उसको जब भी कोई इंस्ट्रक्शन दी जाती है तो वो उसको अपने दिमाग से प्रोसेस करता है। अब इस दिमाग के दो हिस्से होते हैं, एक वो कि जो डाटा स्टोर करते हैं और दूसरा जो प्रोसेस करता है। अगर मैं आपको कहता हूँ कि 6 अंडे थे जिनमें से 2 टूट गए तो पीछे कितने बचे, तो दिमाग का एक हिस्सा ब्रेन सेल्स में डाटा स्टोर करेगा कि टोटल अंडे 6 और दूसरे ब्रेन सेल में टूटे हुए अंडे 2। दूसरा प्रोसेस करेगा टोटल अंडे माइनस टूटे हुए अंडे, और जो रिजल्ट आएगा उसे भी एक नए ब्रेन सेल जिसका नाम रिमेनिंग अंडे होगा उसमें स्टोर करवा देगा। अब आप रिजल्ट वाले ब्रेन सेल में जो भी होगा मुझे बता दोगे। बिल्कुल इसी तरह कंप्यूटर के दिमाग के भी दो हिस्से होते हैं, एक जो प्रोसेस करता है उसे कहते हैं प्रोसेसर, दूसरा जो डाटा स्टोर करता है उसे हम कहते हैं मेमोरी, दूसरे लफ्जों में रैम। फर्क बस ये है कि इंसान इंटेलिजेंट है और कंप्यूटर बिल्कुल डम्ब है। तो ये जो सारा काम जो आपके दिमाग ने ऑटोमेटिकली किया और रिजल्ट दे दिया कि 2 अंडे बचेंगे, ये सारा प्रोसीजर आपको कंप्यूटर को बताना पड़ेगा कि पहले अपने दिमाग में ब्रेन सेल बनाओ, टोटल अंडे उसमें रख दो 6, फिर दूसरा ब्रेन सेल बनाओ टूटे हुए अंडे उसमें रख दो 2, फिर टोटल में से टूटे हुए अंडे माइनस करो, जो रिजल्ट आएगा वो तीसरे ब्रेन सेल रिमेनिंग अंडों में डाल दो। और कंप्यूटर के इन ब्रेन सेल्स को हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो दिस इज हाउ प्रोग्रामिंग इज डन। आपका दिमाग जिस तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करता है बस उस प्रोसेस को ब्रेक डाउन करो और कंप्यूटर को बता दो, तो प्रोग्रामिंग बहुत आसान हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर की मेमोरी को डिटेल में समझेंगे और देखेंगे कि हम इसको सी शार्प के अंदर प्रैक्टिकली किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं। कंप्यूटर की मेमोरी ढेर सारे बॉक्सेस से मिलकर बनी होती है। ये बॉक्सेस कितने होते हैं डिपेंड करता है कि आपकी रैम कितनी है। मिसाल के तौर पर अगर आपकी रैम 8 GB है तो ये बॉक्सेस होंगे 8 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, इतने होंगे। अब इनमें से हमने किसी भी बॉक्स को यूज़ करना हो तो हम उस बॉक्स को कोई ना कोई नाम दे देते हैं, ताकि उस नाम के ज़रिए से हम उस बॉक्स के अंदर कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकें या उस वैल्यू को एक्सेस कर सकें। और किसी भी बॉक्स को हम अगर नाम दे दें तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। तो अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं कि सी शार्प के अंदर हम वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं। तो अब हम सी शार्प के अंदर वेरिएबल्स वगैरह बनाना शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैंने विजुअल स्टूडियो खोला जिसके अंदर मैं प्रोग्राम बनाऊंगा। यहाँ पे मैंने एक सी शार्प का डिफ़ॉल्ट प्रोजेक्ट खोला जो कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था, और इस मेन के अंदर अब हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरू करेंगे। तो जब भी हमने कोई भी वेरिएबल बनाना होता है तो सबसे पहले हम उसकी डाटा टाइप डिफाइन करते हैं कि उसके अंदर वैल्यू कौन से टाइप की स्टोर होगी। अभी के लिए हम सिर्फ एक टाइप को डिस्कस करेंगे और वो है इंटीजर नंबर, और उसको सी शार्प के अंदर हम डिनोट करते हैं कीवर्ड इंट से। जो इंटीजर नंबर है वो सिंपली एक नंबर होता है। इस टाइप के वेरिएबल के अंदर कोई भी नंबर, मिसाल के तौर पर 0 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा, किसी भी टाइप का नंबर स्टोर हो सकता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइप लिखी। अब मैं उस वेरिएबल का नाम लिखूंगा। वेरिएबल का नाम हम कुछ भी अपनी मर्जी का रख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं नाम लिखता हूँ टोटल अंडे और मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ, तो ये मेरे पास एक वेरिएबल बन जाएगा। तो जैसे हम ये वाली लाइन लिखेंगे तो कंप्यूटर सबसे पहले मेमोरी में जाएगा और देखेगा कोई भी एक खाली डब्बा है, और अगर उसको कोई भी खाली डब्बा मिलेगा उसका नाम लिख देगा टोटल अंडे, और वो हमारे लिए रिजर्व कर देगा। यानी वो पूरे ज़मीन में से जाके एक प्लॉट हमारे लिए रिजर्व कर देगा कि अब इसके ऊपर हम कुछ भी कर सकते हैं, और उसका नाम रख देगा वो टोटल अंडे। तो अब इस नाम की मदद से मैं इसको कभी भी एक्सेस कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैंने इसके अंदर कोई भी डाटा स्टोर करवाना है तो मैं लिखता हूँ टोटल अंडे इक्वल्स टू 6। तो ये जो 6 है ये उठ के हमारे पास टोटल अंडे के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो जब भी हमने कभी भी किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी होती है तो हम इक्वल्स यानी असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ये असाइनमेंट ऑपरेटर क्या करता है कि इसके राइट हैंड साइड पे जो भी वैल्यू होगी इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड वाले वेरिएबल के अंदर डाल देगा। तो जब भी हम टोटल अंडे इज इक्वल टू 6 करेंगे, अगर इसके अंदर पहले से कोई भी वैल्यू मौजूद होगी, तो ये वाली चीज़ आपने जहन में रखनी है कि अगर इसके अंदर पहले से कोई भी वैल्यू मौजूद होगी तो सबसे पहले ये उस वैल्यू को डिलीट करेगा, उस वैल्यू को रिमूव करेगा और फिर उसके अंदर एक नई वैल्यू स्टोर करवाएगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टोटल अंडे इक्वल्स टू 5। तो जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो टोटल अंडे के अंदर पहले से एक वैल्यू है और वो कितनी है 6। तो सबसे पहले यहाँ पर वो 6 को डिलीट करेगा और फिर उसके अंदर 5 लिखेगा। तो ये जो हमने वेरिएबल बनाया, जो इसका नाम लिखा टोटल अंडे, वेरिएबल का नाम लिखने के कुछ रूल्स हैं कि जो भी हम नाम लिखेंगे, पहली बात है वो किसी स्पेशल कैरेक्टर से ना शुरू होता हो। मिसाल के तौर पर क्वेश्चन मार्क, कॉमा, डॉट, इस तरीके के स्पेशल कैरेक्टर से ना शुरू होता हो। बस एक स्पेशल कैरेक्टर हमें अलाउड है और वो है अंडरस्कोर, यानी अंडरस्कोर से हम नाम शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा किसी भी स्पेशल कैरेक्टर से हम नाम शुरू नहीं कर सकते। दूसरा, ये किसी नंबर से भी नहीं शुरू हो सकता।
लेकिन नंबर इसके बीच में आ सकता है और नंबर किसी भी वेरिएबल के नाम के एंड पे आ सकता है, लेकिन नंबर किसी भी वेरिएबल के नाम के शुरू में नहीं आ सकता। और वेरिएबल नेम का एक साइज़ भी होता है, आई गेस 32 कैरेक्टर्स होते हैं कि मैक्सिमम साइज़ का जितने का हम वेरिएबल बना सकते हैं। तो अभी मैं इस लाइन को डिलीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो हमने काम किया, सबसे पहले उसका वेरिएबल की टाइप डिफाइन की और उसका नाम लिखा। इस पार्ट को हम कहते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन। और फिर जब उसके अंदर हम पहली दफ़ा वैल्यू स्टोर करवाते हैं, उस काम को हम कहते हैं वेरिएबल डेफिनेशन, यानी वेरिएबल की वैल्यू हमने डिफाइन कर दी। तो अब मैं एक और वेरिएबल यहाँ पे बनाता हूँ, इंटीजर टूटे हुए अंडे, और उसके अंदर मैं रखवा देता हूँ 4। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है कि सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर किया और साथ ही उसी लाइन के अंदर मैंने इक्वल्स टू 4 करके मैंने वेरिएबल डिफाइन भी कर दिया। यानी वो वाला काम जो हमने पिछले 2 लाइन्स के अंदर किया था, यहाँ पे मैंने एक ही लाइन में मैं इसी तरीके से कर सकता हूँ कि जहाँ पे मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ, मैं उसी के साथ इक्वल्स लगा के मैं उसकी वैल्यू भी डिफाइन कर दूँ। तो असल में ये 2 लाइन्स और ये एक लाइन, इन दोनों की वर्किंग बिल्कुल सेम है। अब मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ, इंटीजर रिमेनिंग अंडे, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के ये मैंने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो अभी तक क्या हुआ है, मेमोरी में गया, उसने देखा कोई पहले वेरिएबल रिमेनिंग अंडे का तो नहीं पड़ा हुआ, क्योंकि अगर हमने पहले कोई वेरिएबल डिफाइन किया हो, मिसाल के तौर पर यहाँ पे रिमेनिंग अंडे के बजाय मैं टोटल अंडे यहाँ पे लिखता हूँ, तो यहाँ पे मुझे वो एरर देना शुरू हो जाएगा। और वो एरर क्या दे रहा है, अ लोकल वेरिएबल और फंक्शन नेम टोटल अंडे इज ऑलरेडी डिफाइंड इन दिस स्कोप। तो कोई भी वेरिएबल जो पहले का बना हुआ हो वो हमें दोबारा से नहीं बनाने देता। तो सबसे पहले वो देखेगा कि पूरी मेमोरी के अंदर कोई इस नाम का पहले वेरिएबल तो नहीं पड़ा हुआ, और अगर उसको नहीं मिलेगा तो वो प्लॉट हमारे लिए रिजर्व कर देगा और उसका नाम रख देगा रिमेनिंग अंडे। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एक्सप्रेशन लिखूंगा, और वो क्या लिखूंगा, टोटल अंडे माइनस टूटे हुए अंडे। तो टोटल अंडे के अंदर हमारे पास इस वक्त क्या पड़ा होगा, 6। टूटे हुए अंडे के वेरिएबल के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 4। ये कैलकुलेट होगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा हमें 2, और ये जो 2 होगा वो हमारे पास रिमेनिंग अंडे के अंदर आ जाएगा। तो अब अगर मैं इस प्रोग्राम को स्टार्ट करूं तो प्रोग्राम चलेगा और यहाँ पे कुछ भी हमें शो नहीं होगा। वो इस वजह से नहीं शो होगा क्योंकि रिमेनिंग अंडे के अंदर 2 आ गया, लेकिन हमने इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट नहीं करवाया। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवाने के लिए कंसोल डॉट राइट लाइन यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू रिमेनिंग अंडे यहाँ पे मैं शो करवा देता हूँ। अब प्रोग्राम को हम स्टार्ट करते हैं, और प्रोग्राम चला, लेकिन चलने के बाद फ़ौरन ही बंद हो गया। यानी शो हुआ था लेकिन इतनी जल्दी बंद हो गया हमें नज़र ही नहीं आया। तो इसको रोकने के लिए मैं एक और लाइन यहाँ पे लिखूँगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। रीड लाइन क्या करता है, वैसे तो यूज़र से इनपुट लेने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये एक और काम करता है कि जब भी वो यूज़र से इनपुट ले रहा होता है वहाँ पे हमारे प्रोग्राम को होल्ड करके रख देता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारा प्रोग्राम फ़ौरन चलते हुए ख़त्म ना हो, तो एक रीड लाइन हम लगा देते हैं ताकि हमारा प्रोग्राम वहाँ पे रुक जाए और हम देख सकें कि स्क्रीन के ऊपर जो वैल्यूज़ प्रिंट हुई हैं वो क्या है। अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ, और यहाँ पे हमने देखा कि हमारे पास 2 आ गया, चूँकि रिमेनिंग अंडे के अंदर हमारे पास 2 था। तो अभी तक हमने देखा कि कंप्यूटर की मेमोरी क्या होती है, उसके अंदर हम वेरिएबल्स किस तरीके से बनाते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर किस तरीके से करते हैं, वेरिएबल्स को हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं, उसके अंदर वैल्यूज़ किस तरीके से स्टोर करवाते हैं, और अगर हमने इसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवाना हो तो हम किस तरीके से करवाते हैं। ये जो वेरिएबल की जो अंडरस्टैंडिंग है, ये मेरे मुताबिक पूरी प्रोग्रामिंग का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो जितनी भी चीज़ें हमने की हैं, इसको लाजमी तौर पर विजुअल स्टूडियो खोल के ये वाले काम करके आपने एक दफ़ा लाजमी देखना है। अभी हमने सिर्फ एक डाटा टाइप के बारे में देखा, और वो थी इंटीजर। नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी सारी डाटा टाइप्स वगैरह के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, इस चैनल का भी ख्याल रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया।